जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार जीविका का एग्जाम है तो जो आज आपका एग्जाम हुआ, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए उनके आधार पर हमने सभी प्रश्नों को लिया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और देखना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे हैं। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर बेंगलुरु। तो बताना है कि 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार होगा। क्या होगा? तो बिहार। विजेता की बात करेंगे तो भारत रहा और उप विजेता दक्षिण कोरिया। याद रखेंगे, प्रश्न आगे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है, ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी, भारत, पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कहां पर? तो जर्मनी में। ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जर्मनी में। पदक तालिका की बात करेंगे तो शीर्ष स्थान पर जापान रहा और पदक तालिका में भारत का स्थान 20वां रहा। क्या रहा? तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर जापान रहा और पदक तालिका में भारत का 20वां स्थान रहा। याद रखेंगे, जितने भी पॉइंट है आपको नोट करना है। अगला है, यूनेस्को शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, साहित्य, शांति का प्रचार या फिर विज्ञान। तो बताएंगे आप कि यूनेस्को शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यूनेस्को का शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति का प्रचार के लिए। किसके लिए? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति का प्रचार हो जाएगा राइट आंसर। चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, कराची अधिवेशन या फिर फैजपुर अधिवेशन। तो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि वहां पर आपकी जितनी भी पीडीएफ है हमने उपलब्ध करवा दी है, तो उनका रिविजन जरूर करना है आपको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, कराची अधिवेशन या फिर फैजपुर अधिवेशन। तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया गया था ये लाहौर अधिवेशन। आपसे पूछा जाए कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। कब? तो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, पशुधन उत्पादों में मूल्य वृद्धि का एक उदाहरण क्या है? दूध का उत्पादन करना, दूध से पनीर या दही बनाना, पशुओं को चारा खिलाना, जानवरों का व्यापार करना। तो पशुधन उत्पादों में मूल्य वृद्धि का एक उदाहरण क्या है? पशुधन उत्पादों में मूल्य वृद्धि का एक उदाहरण है क्या? तो दूध से क्या होगा? तो दूध से पनीर या दही बनाना। क्या होगा? तो दूध से पनीर या दही बनाना। पशुधन उत्पादों में मूल्य वृद्धि का एक उदाहरण क्या है? तो दूध से पनीर या दही बनाना। छठवां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है, विश्वास रखिएगा इस वीडियो से प्रश्न मिलना तय है। तो इन सभी प्रश्नों को रट लेना है आपको, क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको सही करके आना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी? आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग कहां पर है? तो अमृतसर, पंजाब में स्थित है। यहां पर प्रश्न है कि हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो किसने लौटाई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? 1885, 1991, 2002, 2004 में। तो खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 2002 में। ये प्रश्न याद रखना है। कब? तो खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो 2002। जरूर याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपका प्यार मिला, आप लाइक करते हैं, तो डेली हम आपका जो एग्जाम होगा उसके आधार पर प्रश्न लेकर के आएंगे। हमारा जो टाइम होगा डेली 8 PM होगा।
तो आज आप लोग प्यार जरूर दीजिएगा। आज आपका प्यार ही कल की वीडियो के लिए हमें प्रेरणा देगा। तो जरूर आज कमेंट में बताना है और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जोड़ना है, क्योंकि वहां पर उन सभी प्रकार की पीडीएफ या फिर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, फ्रांस, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, बर्लिन या फिर जर्मनी? तो बताएंगे कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय क्या? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है ये स्थित है कहां पर? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, वेरी, रिकेट्स या फिर रतौंधी? तो विटामिन डी की कमी से क्या पूछा गया है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपसे पूछा जाए कि सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है क्या? तो विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। स्कर्वी की बात करेंगे तो विटामिन सी, बेरी की बात करेंगे तो विटामिन बी, और रतौंधी की बात होगी तो विटामिन ए। सभी पॉइंट को याद रखिएगा। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को पेओली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? सानिया मिर्जा, पीटी उषा, मैरी कॉम, साइना नेहवाल? तो किस भारतीय महिला खिलाड़ी को पेओली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो किस भारतीय महिला खिलाड़ी को पेओली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? तो पीटी उषा को। किसे? तो पीटी उषा को पेओली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। 11 नंबर प्रश्न है, बच्चों के अधिकारों के लिए दिया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रेन, किड्स राइट्स फाउंडेशन, नोबेल फाउंडेशन? तो बच्चों के अधिकारों के लिए दिया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? किस संगठन द्वारा? तो किड्स राइट्स हो जाएगा क्या? तो किड्स राइट्स फाउंडेशन। अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहता है, कितने प्रश्न आपसे सही हो पाते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने वापस लिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हमने आपको बताया 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919। दांडी मार्च, साइमन कमीशन का आगमन, चौरी चौरा घटना? तो चौरी चौरा की घटना हुई थी कब? तो 5 फरवरी 1922 को, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा घटना कहां हुई थी? तो ये गोरखपुर में है। चौरी चौरा जो स्थान है ये गोरखपुर में एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, जिसके द्वारा कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा घटना। अगला है, जीविका के तहत बनने वाली महिला समूह को क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समिति, महिला समवर्ग, महिला वर्ग, महिला समिति, इनमें से कोई नहीं। तो जीविका के तहत बनने वाली महिला समूह को क्या कहेंगे? जीविका के तहत बनने वाली महिला समूह को क्या कहते हैं? तो स्वयं सहायता समिति कहते हैं क्या? तो स्वयं सहायता समिति कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में अरबी एवं फारसी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? समस्तीपुर, दरभंगा, पटना या फिर गया? तो बिहार में अरबी एवं फारसी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बिहार में अरबी एवं फारसी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? समस्तीपुर, दरभंगा, पटना या फिर गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पटना में स्थित है। कहां पर? तो बिहार में अरबी एवं फारसी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये पटना में है। एसएसजी की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? बांग्लादेश, भारत, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश? तो एसएसजी की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? एसएसजी की अवधारणा प्रेरित है बांग्लादेश से। किससे प्रेरित है? तो बांग्लादेश से। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जिनेवा, न्यूयॉर्क, वियना या फिर टोक्यो? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है ये कहां पर है? तो ये वियना में है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। 17 नंबर प्रश्न है, गोल्फ में वर्डी का क्या अर्थ है? पार से एक शॉट अधिक, पार के बराबर शॉट, पार से एक शॉट कम, होल इन वन? तो गोल्फ में वर्डी का क्या अर्थ है? गोल्फ में वर्डी का क्या अर्थ है? तो पार से एक शॉट क्या हो जाएगा? तो कम, पार से एक शॉट कम हो जाएगा। नेक्स्ट है,
जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जियोग्राफिक पर्सनल सिस्टम, जनरल पोजिशनिंग सैटेलाइट, ग्लोबल पाथवे सर्विस। तो जीपीएस का पूर्ण रूप, जीपीएस का जो पूर्ण रूप है ये है ग्लोबल पोजिशनिंग क्या हो जाएगा? तो सिस्टम होगा क्या? तो जीपीएस का जो पूर्ण रूप है क्या? तो जीपीएस का पूर्ण रूप है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका राइट आंसर होगा। याद रखना है। 19 नंबर प्रश्न है, रॉयल गोल्ड मेडल किस देश द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो रॉयल गोल्ड मेडल किस देश द्वारा दिया जाता है? किस देश द्वारा? तो किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। रॉयल गोल्ड मेडल किस देश द्वारा दिया जाता है? तो यूनाइटेड किंगडम। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका एग्जाम किस किस डेट में है। देखते हैं किस किस का एग्जाम और कहां पर है। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका एग्जाम किस किस डेट में है, जरूर कमेंट करें। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहां से शुरू किया था? दांडी, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहां से शुरू किया था? कहां से शुरू किया था? तो ये चंपारण से शुरू किया था। कहां से? तो चंपारण से। अगर आपसे पूछा जाए तो 1917 में। कब? तो 1917 में। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, योगी आदित्यनाथ। तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? तो किसने की? तो जब प्रधानमंत्री का नाम है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा कहां की गई? तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा लाल किला, जामा मस्जिद, राम मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लाल किला पर। कहां पर? तो लाल किला होगा। 30 नंबर प्रश्न है, मिशन सुदर्शन चक्र को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो मिशन सुदर्शन चक्र को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य? तो कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य? तो 10 वर्षों में। कितने? तो 10 वर्षों में। 24 नंबर प्रश्न है, मानव आंख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव आंख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कार्निया, पुतली, रेटिना या फिर आइरिस। तो मानव आंख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। किस पर? तो मानव आंख में किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। 25 नंबर प्रश्न है, G7 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? कनाडा, भारत, जर्मनी या फिर जापान। तो G7 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा नहीं शामिल है? तो अपना भारत नहीं शामिल है। क्या होगा? तो भारत हो जाएगा। सीपीयू की गति को किसने मापा जाता है? आशुशक्ति, प्रति सेकंड, बिट्स, मेगाहर्ट्ज, लक्स। तो सीपीयू की गति को किसने मापा जाता है? सीपीयू की गति को मापा जाता है किसमें? तो मेगाहर्ट्ज में। किसमें? तो सीपीयू की गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रजिस्टरों में संग्रहित डाटा को निष्पादित करता है? बिट ऑपरेशन, माइक्रो ऑपरेशन, मैक्रो ऑपरेशन, बाइट ऑपरेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रजिस्टरों में संग्रहित डाटा को निष्पादित करता है? कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा? तो ये होगा माइक्रो। क्या? तो माइक्रो ऑपरेशन राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? आर्य, माशेलकर, नंदन, जयंत नार्लिकर, विजय भटकर। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है विजय भटकर को। किसे? तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? तो विजय भटकर को। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटी? 225 दिन, 250, 280, 286। सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटी? कितने समय? तो 286 दिन। कितने? तो 286 दिन। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन होगा? जापान, चीन, अमेरिका या फिर रूस। तो चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन होगा? कौन सा देश होगा? तो ये जापान होगा। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी कौन सा देश होगा? तो जापान होगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 11 जून, 12 जून या फिर 13 जून। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है कब? तो 12 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 32 नंबर प्रश्न है, एसराज भारतीय सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया? 1, 2, 3 या फिर 4। तो
तो एसराज भारतीय सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया? एसराज भारतीय सम्मान 2025 कितने संगठनों को दिया गया? तो 3 संगठनों को। कितने? तो 3 संगठनों को। 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर क्रिकेट? तो भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल की बात करेंगे, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं बैडमिंटन से। किससे? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1930, 35, 1940 या फिर 1942 में? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था 1940 में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1940 में। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में भी जाना जाता है? प्रिंटर, स्कैनर, ट्रैक बॉल, मॉनिटर? तो निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में मॉनिटर को जाना जाता है। किसे? तो निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है? तो मॉनिटर को। 36 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक ऋण का प्रमुख स्रोत कौन होता है? वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, साहूकार और व्यापारी स्वयं सहायता समूह? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक ऋण का प्रमुख स्रोत कौन होता है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक ऋण का प्रमुख स्रोत कौन हो जाएगा? राइट आंसर होगा साहूकार और व्यापारी होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक ऋण का प्रमुख स्रोत है साहूकार और व्यापारी। फसल चक्र कृषि किस विशेषता से संबंधित है? मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और कीटों को नियंत्रित करना, केवल नए बीजों का उपयोग, बाजार की मांग को पूरा करना, केवल उपज बढ़ाना। फसल चक्र कृषि की किस विशेषता से संबंधित है? तो फसल चक्र की बात करेंगे, ये किससे संबंधित है? तो मिट्टी की उर्वरता को क्या होगा? तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना और कीटों को नियंत्रित करना। फसल चक्र कृषि की किस विशेषता से संबंधित है? तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना और कीटों को नियंत्रित करना। मछली पकड़ना किस प्रकार की फार्म आधारित आजीविका है? केवल कृषि, पशुधन, बागवानी, जलीय कृषि? तो मछली पकड़ना किस प्रकार की फार्म आधारित आजीविका है? राइट आंसर हो जाएगा जलीय कृषि। क्या होगा? सही उत्तर होगा जलीय कृषि। वेस्टिंग में निश्चित व्यय किसका एक उदाहरण क्या है? कपड़ों की खरीद, मनोरंजन पर खर्च, मासिक किराया, ऋण किस्त, किराए का सामान खरीदना। तो वेस्टिंग में निश्चित व्यय किसका एक उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर इसका होगा मासिक किराया ऋण। कितना होगा? तो मासिक किराया या ऋण की किस्त हो जाएगा। वेस्टिंग में निश्चित व्यय किसका एक उदाहरण है? तो मासिक किराया या ऋण की किस्त। अगला है, व्यय ट्रैकिंग के लिए कौन सा उपकरण सबसे सरल और प्रभावी हो सकता है? जटिल सॉफ्टवेयर, एक नोटबुक और पेन, केवल याददाश्त पर निर्भर रहना, केवल बैंक स्टेटमेंट? तो व्यय ट्रैकिंग के लिए कौन सा उपकरण सबसे सरल और प्रभावी हो सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा उपकरण? तो एक नोटबुक और एक पेन। क्या होगा? तो व्यय ट्रैकिंग के लिए कौन सा उपकरण सबसे सरल और प्रभावी हो सकता है? एक नोटबुक और पेन। अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु कितनी न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त करने की गारंटी 1000, 2000, 3000 या फिर 4000? तो अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु में कितनी न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त करने की गारंटी है? कितनी है? तो कितना है याद रखना है, 1000 रुपए। कितना? तो 1000 रुपए हो जाएगा। बिहार मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों की प्रतिमाह कितनी राशि मिलती है? तो 18 वर्ष के बच्चों को जो अनाथ हैं उनको कितनी प्रतिमाह राशि मिलती है? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना? तो 1500। कितना? तो 1500 सही उत्तर होगा। अगला है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1905, 11, 15 या फिर 18? तो दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया 1911 में। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया 1911 में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट, लोहा, हीरा या फिर प्लेटिनम? तो पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ की बात करेंगे, हीरा हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बारिश की बूंद का गोलाकार आकार किस घटना के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण, श्यानता, पृष्ठ तनाव, वायु प्रतिरोध। तो बारिश की बूंद का गोलाकार आकार किस घटना के कारण होता है? किस घटना के कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? तो बारिश की बूंद का गोलाकार आकार किस घटना के कारण होता है? पृष्ठ तनाव। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान की बात करेंगे तो राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? तो मेजर ध्यानचंद। क्या? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाएगा। अगला है और सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। तो अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य देश को कितने मत प्राप्त होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य देश को कितने मत प्राप्त होते हैं? कितने मत प्राप्त होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 मत। कितने? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य को कितने मत प्राप्त होते हैं? तो 1 मत। और आज का अंतिम प्रश्न, जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? विलियम बेंटिंक, कॉर्नवालिस, डलहौजी या फिर हेस्टिंग? तो जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? जमींदारी व्यवस्था का जनक माना जाता है कॉर्नवालिस को। किसे? तो जमींदारी व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। याद रखेंगे। 50 प्रश्न थे तो आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपका स्कोर कितना रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट में बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।